नमस्कार, मैं दीपक राय आप सभी का स्वागत करता हूं वीर गोरखा वेब टीवी के समसामयिक मुद्दों को लेते हुए। आज का जो समसामयिक विषय है वह है नई दिल्ली के गृह मंत्रालय में आयोजित त्रिपक्षीय वार्ता। जी हां, त्रिपक्षीय वार्ता की क्या बातें रही, उस चीज को लगातार वीर गोरखा वेब टीवी ने दिल्ली में आके सीधे उसको कवर किया और साथ ही साथ इस मुद्दे से जुड़े हुए जो जनप्रतिनिधि है जिनसे हमारी मुलाकात हो पाई, हमने कोशिश की एवं उन तक पहुंचकर एक अंतर्वार्ता के माध्यम से क्या भीतर घटा और क्या अपेक्षाएं हैं और साथ ही साथ गृह मंत्री का क्या आश्वासन है, उस तमाम मुद्दे को लेकर हमने एक उनके अंतर्वार्ताओं का भी दौर चलाया। क्योंकि नई दिल्ली में बहुत ही तेज और बहुत ही स्पीड से काम करना पड़ता है। लंबी दूरियां हैं, यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ। इन सभी तमाम चुनौतियों के कारण मुझे वह वक्त नहीं मिल पाया कि मैं 12 तारीख की जो त्रिपक्षीय वार्ता हो उसके बारे में किसी प्रकार की समीक्षा कर पाऊँ। 12 तारीख शाम को 4 बजे जो वार्ता हुई उसके ही रात को मैं समीक्षा करना चाहता था, लेकिन यह मुमकिन नहीं हो पाया क्योंकि दार्जिलिंग पहाड़ से आए हुए प्रतिनिधि मंडल के लोगों से भी बात करना जरूरी था, उन तक पहुंचना जरूरी था क्योंकि अगले ही दिन उनको अपने वापस घर जाना था। त्योहारों का सीजन है और बड़ा दशई, चाड़ और दशई यह पर्व जो है उन पर्वों पर उनको परिवार के साथ होना था। समय बहुत कम था तो मैं भी वह समीक्षा रिपोर्ट नहीं कर पाया। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि जिस तरह से पहाड़ में इन 2 दिनों में त्रिपक्षीय वार्ता के बाद जिस तरह समीक्षाओं का दौर चल रहा है उसको देख के कुछ हैरानी भी होती है। देखिए, मैं नई दिल्ली इस पूरे खबर को कवर करने आया। बहुत सारी चीज मीडिया के साथ भी बात की, बंगाल की मीडिया थी, नेशनल मीडिया थी, सभी लोगों का परसेप्शन जानने का मौका मिला। साथ ही साथ हमने यह भी कोशिश की कि जो इस त्रिपक्षीय वार्ता में बंगाल सरकार की तरफ से रेसिडेंट कमिश्नर आए थे उन तक पहुंचने की। हालांकि नई दिल्ली में बंगाल के बहुत सारे लोग रहते हैं, त्योहारों का भी पर्व है और जो उन्होंने जरूरी वार्ता लगभग 1.5 घंटे चली उसमें जाकर शिरकत तो की, लेकिन उसके बाद उनको बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल के तहत उन तक पहुंचना या उनसे कमेंट लेना मुमकिन नहीं हो पाया। जिन्होंने कमेंट दिया उनसे हमने कमेंट लेने की यहाँ पे कोशिश की और उसको आपके समक्ष पेश भी किया। अब जो मेन मुद्दा है कि यह समीक्षा किस चीज के ऊपर, त्रिपक्षीय वार्ता की चीजें मैं चाहता था कि मैं कह दूं, उससे अच्छा है कि जो वार्ता में शामिल हुए उनके माध्यम से आप तक उनकी बातें पहुंचाई जाए। लेकिन बीते 2 दिनों से जब से त्रिपक्षीय वार्ता संपन्न हुई है उसके बाद लगातार यह देखने को आ रहा है कि पहाड़ में तमाम तरह के लोग सक्रिय हैं। सक्रिय होना भी चाहिए, फ्री स्पीच का आदर भी होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से नई दिल्ली में जो घटनाक्रम हुआ उसका दार्जिलिंग में रहकर जिस तरह से सिलसिलेवार तरीके से समीक्षा की जा रही है बगैर किसी का भी, मेरे को अभी तक फोन इस तरह की बातें वहां पे हुई और किस तरह यह चर्चा रही, सफल हुई असफल हुई, आप मौकाए जो जगह थी वहां पे मौजूद थे, आखिर क्या चीज है। हालांकि कुछ लोगों के फोन जरूर आए जो वीडियो फुटेज चाहते थे। अब देखिए, अब जो असली मुद्दा है, इस त्रिपक्षीय वार्ता को पहले नकारात्मक कहा गया, पत्र के ऊपर काफी टीका टिप्पणी की गई, छुट्टी का हवाला दिया गया। साथ ही साथ यह त्रिपक्षीय वार्ता रही केवल भाजपा की वार्ता है कहा भी गया। उन चीजों में अगर मैं सिलसिलेवार तरीके से बता पाऊं, सबसे पहले जो पत्र में जो डेट को लेके जो सारी चीजें थी और पीआईबी का जो पत्र आया उससे तो स्पष्ट हो गया कि पत्र के ऊपर जो सवाल थे वह एक फेक न्यूज से ज्यादा कुछ भी नहीं था। उसके बाद जो अगला मुद्दा आया कि यह जनता पार्टी का एक सांगठनिक बैठक है। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि दार्जिलिंग पहाड़ में केवल विरोध करने के लिए विरोध करना ये क्या जरूरी है? इतना तो आपको अपने बौद्धिक स्तर का परिमाण या उसका प्रयोग करना चाहिए
कि संगठन का अगर कोई भी बैठक या कोई भी आयोजन होगा तो उसको उसके अध्यक्ष बुलाएंगे, अध्यक्ष की तरफ से पत्र आएगा, गृह मंत्री क्यों बुलाएंगे। यह खबर भी लगभग धूमिल हुई और यह भी एक तरह से बहुत कमजोर तर्क रहा, यह भी बिल्कुल ढेर हो गया। उसके बाद अगला मुद्दा यह आया कि यह त्रिपक्षीय वार्ता नहीं है। देखिए, खुद अगर रेसिडेंट कमिश्नर बहुत बड़ा पद होता है, और रेसिडेंट कमिश्नर होता क्या है, कई लोग जानना चाहते थे। देखिए, प्रत्येक राज्य की एक एक जो भवन होते हैं जिसमें वह सांस्कृतिक रूप से यह दिल्ली सरकार के साथ सामंजस्य अगर मिलाना चाहते हैं, तो वहां पर उनके प्रतिनिधि के तौर पे एक वरिष्ठ आईएएस, देखिए हर राज्य के अलग अलग क्राइटेरिया है। पश्चिम बंगाल सरकार का क्राइटेरिया, यदि अगर उस बड़ा काडर है उस हिसाब से है, तो मुझे निश्चित रूप से ये लगता है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के इक्वलेंट रैंक के रेसिडेंट कमिश्नर है। वहाँ के रेसिडेंट कमिश्नर यहाँ के जो बांग्ला भवन है वहाँ के टोटल बड़े प्रशासक रहते हैं। उनका यहाँ पे आना, इस बैठक में आना, यह भी दिखाता है कि नई दिल्ली और कोलकाता, बंगाल के बीच में जो सामंजस्य स्थापित करना है, उसके लिए रेसिडेंट कमिश्नर का आना कई लोग कमतर कह रहे हैं, लेकिन यह बिल्कुल भी कमतर नहीं है। रेसिडेंट कमिश्नर उसी तरह से काम करता है जिस तरह से एक पुल काम करता है नदी के दो किनारों के बीच। देखिए, एक छोर से दूसरे छोर तक जाना है, सेतु के रूप में हम उसका काम लेते, प्रयोग करते हैं। तकरीबन राज्य सरकार अपने प्रशासनिक व्यवस्थाओं, अपनी मूल समस्याओं और सरकार के सामंजस्य बनाने हेतु रेसिडेंट कमिश्नर का इस्तेमाल करता है, ताकि एक राज्य और केंद्र के बीच में जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके अंतर्गत दोनों के बीच बात हो जाए। रेसिडेंट कमिश्नर का आना छोटी घटना नहीं है। जितना मैंने प्रशासनिक खबरों को लगातार कवर किया है, उसके रूप से निश्चित तौर पर यह मैं कह सकता हूं। साथ ही साथ जो भी वरिष्ठ लोग हैं वह भी इस चीज को आप जानते हैं, परखते हैं, और आपको भी एक लंबा अनुभव होगा। अब बात करते हैं कि आखिर त्रिपक्षीय वार्ता में इतना विरोध का स्वर क्यों देखने को मिल रहा है। देखिए, त्रिपक्षीय वार्ता में खुली किताब की तरह यह वार्ता आपके सम्मुख लाने के लिए वीर गोरखा वेब टीवी एवं दार्जिलिंग से एक अन्य मीडिया हाउस, हमारे प्रिय एक मिलन दा है, वह भी आए थे। हमने कोशिश की कि आज तक किसी भी तरह से गोरखाओं की आवाज, समस्याओं को खुद गोरखा जो मीडिया है वह दूसरे मीडिया के ऊपर, उनके भरोसे, उनकी दो लाइन की खबर के ऊपर कब तक निर्भर है। उसी उम्मीद के साथ जैसे ही हमें खबर मिली कि राजू बिस्ट, 3 बड़े गोरखा बौद्धिक व्यक्ति उससे मिल रहे हैं, उसी के बाद वीर गोरखा वेब टीवी ने अपनी तैयारी शुरू की और दिल्ली की तरफ रुख किया। दिल्ली की तरफ आना एक सुखद एहसास भी था कि हो सकता है वाकई आने वाले समय में यह जो वार्ता हुई वह एक बहुत बड़ा एक मापदंड बन जाए। उस वार्ता के दौरान जितने भी मीडिया के लोग थे उन सभी से लगभग मैंने चर्चा की, क्योंकि स्वभाव मेरा है पत्रकारिता के माध्यम से खबर निकालना। उस अगर हिसाब से मैं देखूं तो बंगाल का मीडिया किसी भी तरह से इस जो वार्ता है उसको कमतर करने की ही कोशिशों में मेरे को दिखा। जितनी भी उनसे बात हुई, अरे कुछ नहीं होता, अरे ये तो ऐसा ही है, वो भी है तो, लेकिन मेरा साथ में एक उनसे प्रति प्रश्न रहता था कि अगर इतनी ही छोटी आपके लिए वार्ता है तो आप यहाँ पे क्यों आए। निर्देश तो कोलकाता से आया होगा, उनके चैनलों के माध्यम से। हालांकि जो ANI जैसी बड़ी जो न्यूज एजेंसी है उनका मौजूद रहना, बड़े बड़े जी न्यूज़, आज तक बड़े बड़े चैनल भी वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन दुविधा यह है ना कि जो मीडिया के लोग हैं उनको गोरखा समाज के लोग उनकी मेन स्ट्रीम भाषा में समझा ही नहीं पाए हैं कि यह समस्या क्या है। कई जानकारी तो वह मुझसे, ये जो दार्जिलिंग पहाड़ से मिलन बहादुर छेत्री जी आए उनसे लेते हुए भी यहाँ पे देखे जा सकते थे। अब हम बात करते हैं दरवाजे के पीछे, गृह मंत्रालय का जो प्रवेश द्वार है उसके भीतर आखिर क्या घटा। आपको बताते हैं कि जो वार्ता हुई है उस वार्ता का जो मुख्य मकसद था, उस मुख्य मकसद में मेरे को एक चीज तो नजर आया, जिस तरह की गंभीरता। देखिए, हम वहाँ पे जो जगह, जो घटनाक्रम होते हुए हम देख रहे थे उसको सीधा अपनी आंखों से, यह सिलसिला हमने 3-4 घंटे निरंतर वहाँ पे देख कर किया, खबर से पहले और खबर के काफ़ी बाद तक हमने वहाँ पे अपने आप को रोका, देखने की कोशिश की कि आखिर क्या चीज़ है। अब देखिए, आपको यह भी बताना ज़रूरी है कि वहाँ पे सचिव स्तर के
देखिए, भारत सरकार में कोई भी मंत्रालय होता है, उसका सबसे बड़ा जो प्रशासनिक अधिकारी रहता है वह सेक्रेटरी रहता है। सेक्रेटरी लेवल के लोग काफ़ी संख्या में मेरे को दिखे यहाँ पे, और साथ ही साथ गृह मंत्रालय के सचिव जो पूरी तैयारियों के साथ डायरी पेन लेके एक एक बिंदु को यहाँ पे लिखने के लिए मौजूद रहे। साथ ही साथ भीतर जो भी बातें हुई है उसको तो जो भी सूत्र के माध्यम से हमें जानकारी लगी है उसको हम यह जरूर कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव वाइब्स भीतर दिख रहा था। आरबी राय को देखते ही गृह मंत्री जिस तरह से तपाक से बोल पड़े, आरबी राय जी आप वापस यहाँ पे आ गए इन सभी लोगों को लेके, लगता है कुछ बड़ा सोच के आए हैं आप। तो उसके बाद ये हास परिहास से यह चर्चा चली, और इस पूरे घटनाक्रम में दार्जिलिंग कालिम्पोंग के जो जिलाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के कल्याण देवान, उनका भी यहाँ पे जिक्र करना जरूरी है सबसे अधिक। और पीपीएस क्या है इस संबंध में अगर किसी ने बात की, सबसे ज्यादा गृह मंत्री के सामने जो पूरे दस्तावेज लेके आए थे वह थे कल्याण देवान। हालांकि हमने कोशिश की कल्याण देवान जी से बात करने की, लेकिन उनका भी इतना टाइट शेड्यूल था, सुबह सुबह उनको निकलना पड़ा, ये फौरी तौर पे नहीं हो पाई। मैं तो यहाँ से भी बोलता हूँ आपको कि जो भी दार्जिलिंग की मीडिया है उनको कल्याण देवान से इस विषय में बात करना चाहिए। जो हम कई प्रकार से देख रहे हैं, पहाड़ में रोना भी हो रहा है, विपक्षियों का गाना भी हो रहा है, आखिर ऐसा क्या? ये रोने गाने से नहीं चलेगा। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि आखिर हम इस वार्ता के बाद क्या पॉजिटिव लेके आगे बढ़ रहे हैं। नवंबर में वार्ता होगी और वार्ता में चीफ सेक्रेटरी को आना होगा, नहीं भी आते हैं आते भी है, इस बारे में अभी वक्त नहीं है चर्चा करने का। जो वार्ता से जो निकला है सकारात्मक, जो गृह मंत्रालय हमसे चाहता है, उस विषय में बात करने की यहाँ पे सख्त आवश्यकता है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे भी जोड़ना चाहूँगा कि जो कल्याण देवान जो पूरा अपना खाका लगभग 15 से 18 मिनट के दरमियान उन्होंने वक्त लिया। 15-18 मिनट बहुत अधिक होता है कहने सुनाने के लिए। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से गृह सचिव और गृह मंत्री के सामने स्थायी राजनीतिक समाधान के विषय में बात की। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी बातों को रखा। साथ ही साथ जितने भी जनप्रतिनिधि गए थे उन सभी को भी वहां धीरे धीरे करके बात करने का अवसर दिया। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि आरबी राय जी जो 2 बार राज्यसभा के सांसद और 1 बार लोकसभा के सांसद, यानी 17 साल का जिनको संसदीय एक अनुभव है, उनको काफी सम्मान भाव से गृह मंत्री ने इस पूरे वार्ता के दौरान लिया। यहाँ तक कि सभी जो भी भीतर वार्ता में थे एक एक करके खड़े होकर गृह मंत्री के सामने एक गेस्चर के रूप में, वह एक सम्मान के रूप में अपनी बातों को रख रहे थे। जैसे ही आरबी राय जी अपनी बात कहने, अपने मुद्दे कहने के लिए उठे तो उनको गृह मंत्री ने वहीं पे रोका और कहा, राय जी आप सीनियर हैं, आप कृपया बैठ के ही बताएं, ये आपका सम्मान है हमारे लिए। साथ ही साथ उसके अलावा जिस तरह से आपको मालूम है बीपी बाजपेयी ने भी 11 जनजातियों के मुद्दे को उठाया। साथ ही साथ डुअर्स के मुद्दे को उठाने के लिए स्वयं जॉन बारला जो केंद्रीय राज्य मंत्री है अल्पसंख्यक मामलों के, वह थे। साथ ही साथ विशाल लामा जो डुअर्स से आए थे, डुअर्स की चिंताओं को भी यहाँ पे उन्होंने उठाया और डुअर्स को भी इस गोरखाओं के स्थायी राजनीतिक समाधान में हर हाल जोड़ने की वकालत की। सभी लोगों को बड़े ध्यान से सुना गया। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जो बंगाल से जो प्रतिनिधि आए थे, न केवल वो बल्कि जितने भी सेक्रेटरी लेवल के लोग थे, होम सेक्रेटरी, उन लोगों ने बहुत ही इस पूरे वार्ता के दौरान नोट्स जो कहते हैं माइनूट्स बनाना पड़ता है बैठक के बाद, उसके लिए लगातार कुछ न कुछ वह पॉइंट करते ही रहे। अब हम बताते हैं आपको कि इस वार्ता में गृह मंत्री ने आखिर क्या रेस्पॉन्स दिया। गृह सचिव जो थे वहां मौजूद, उन्होंने स्पष्ट रूप से कई बिंदुओं पर जो बातें वह बताई कि आपको किस तरह से इस वार्ता के लिए आप आए हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, केंद्र सरकार से आप क्या चाहते हो, आपकी क्या मंत्रणा है आपस में। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि गृह मंत्रालय अगली वार्ता में यह भी स्पष्ट रूप से बताएगा
कि कोलकाता जो बंगाल सरकार है उनका पक्ष जानेगा, साथ ही साथ क्या अन्य विकल्प। देखिए यहाँ पे किसी कंट्रोवर्शियल की नहीं हो सकता है कि जो विपक्षी खेमे के लोग हैं इस कतरन का यूज करें, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको बताऊंगा कि गृह मंत्रालय के गृह सचिव ने स्पष्ट रूप से यह बात को सभी के सम्मुख रखा कि पूरी तरह से इस वार्ता में जो भी बात होगी, जो भी दलीलें दी जाएंगी, उस पर कुछ विकल्प जरूर रखे जाएंगे गृह विभाग के तरफ से। अब आपको यहाँ पे यह समझने की जरूरत है कि हमारे जनप्रतिनिधि को एक ऐसा समय आ चुका है जब हम सब एक सुर में खड़े होकर कहीं ना कहीं उनको इनकरेज करें, अपने आइडियाज दें, जहां बुरा लग रहा है उस बुरे बात को भी उनके मुंह के सामने कहे, साथ ही साथ क्या हो सकता है उसके बारे में भी लगातार उनको आइडिया इनपुट्स देते रहे। क्योंकि देखिए गृह मंत्रालय के साथ अगली वार्ता जब होगी, अगर उसमें बंगाल से मुख्य सचिव लेवल के लोग आते हैं तो उनकी तैयारी भी बहुत ही आला दर्जे और बड़े लेवल की होगी। तो उस वक्त जब हमारे गोरखा प्रतिनिधि मंडल जब एक दलीलें रखेंगे उनके सामने कि हमें ये चाहिए, हमें इसलिए चाहिए, हमारी ये क्राइटेरिया है, तो इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए आपको एक चीज यहां समझना होगा कि हमें कहीं ना कहीं एक भरोसा तो जरूर दिखाना होगा। देखिए इस वार्ता के माध्यम से अभी तक कई बार जो नहीं हुआ था, पहले वार्ता हो जाती थी बहुत ही संक्षिप्त 15-20 मिनट में लोग बाहर आते थे, बहुत ही कम समय में इस वार्ता को लोग भूल भी जाते थे। अभी तक जो चीजें हुई है उसका दोहराव इस बार देखने को नहीं मिला। यह वाकई एक सकारात्मक चीज है। वीर गोरखा वेब टीवी सदैव गोरखा समाज के हित की बात करने के लिए आगे रहा है। इस बार भी वीर गोरखा वेब टीवी के माध्यम से यह जरूर कहूंगा कि एक दरवाजा खुल चुका है। इस दरवाजे में हम किस गति से जाते हैं, इस दरवाजे के भीतर जाके जो गृह मंत्रालय है वहां से हम क्या चीजें ले सकते हैं, उनको क्या समझा सकते हैं और किन बिंदुओं पर उनको सहमत कर सकते हैं। वक्त है इस चीज को समझने का, इस महत्व को समझने का। हालांकि सोशल मीडिया में कई लोग न जाने क्यों ऐतिहासिक शब्द को लेकर इतना मजाक उड़ा रहे हैं कि उनके लिए गोरखालैंड का विषय जैसे कुछ है ही नहीं, केवल एक मजाक के अलावा। लेकिन दरवाजा खुल चुका है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इस दरवाजे के भीतर घुसने के लिए दम चाहिए, इस दरवाजे के भीतर जाने के लिए एक साफ मन चाहिए। इस दरवाजे के बाहर रहकर हम नहीं घुसेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कहने वाले अपने मूर्खता की पराकाष्ठा को प्राप्त हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि देखिए जो अभी तक दरवाजा हमारे लिए नहीं खुला था, अब लगभग वह दरवाजा खुल चुका है। अब हम ही जो हमारे पहाड़ के लोग हैं, गोरखाभाषी अन्य देश भर के लोग हैं, उनको ही सोचना है कि यह जो खुला हुआ दरवाजा है उसके पार जो हमारा गोरखाओं का सपना है, पीपीएस गोरखालैंड, इस मुद्दे को हमें किस तरह पार लगाना है। दरवाजे के पार तो जाना पड़ेगा। दरवाजे के पार ही आप गोरखालैंड कहो, पीपीएस कहो, अलग अलग नाम दो, वो दरवाजे के पार ही है। उसको लेना है, उसकी चाहत है, अगर उसको प्राप्त करना है तो दरवाजे के पार जाने की जरूरत है। दरवाजे के बाहर रहकर रोने और गाने से कुछ भी नहीं चलेगा। दरवाजे के भीतर जाने की क्षमता है तो आप भी आगे बढ़कर बात करें, किसने रोका है। लेकिन दरवाजे के अंदर मत जाना, ऐसा है वैसा है, यह कपोल काल्पनिक उनकी विचारधारा है, जिससे वह स्पष्ट रूप से लगते हैं कि पूर्वाग्रह से ग्रस्त भी है। दरवाजा खुला है, अब गोरखा समाज को अपनी चाहना, अपने क्या उनके मुद्दे हैं, उसको सही तरीके से सही लोगों के साथ डील करने की जरूरत है। लोग अधिकतर कहते हैं कि पीपीएस क्या है उसको डिफाइन करो, गोरखालैंड क्या है उसको बताओ कि हम यह दे रहे हैं। दे क्या रहे हैं, ले क्या रहे हैं, जब तक दरवाजे के भीतर नहीं जाओगे तब तक बाबूजी यहाँ पे इसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। जिसको मैं कह रहा हूँ वो मेरी इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि एक बड़ा हृदय चाहिए कि उस दरवाजे के पार जाके आप केंद्र सरकार को मनवा सके। साथ ही साथ राजू बिष्ट और गोरखा जो प्रतिनिधि मंडल थे उनके लिए आगे आने वाला समय और ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। कारण स्पष्ट है, उनके ऊपर जो अभी तक उम्मीदें थी कि वार्ता का द्वार खुलेंगे, अब वार्ता का द्वार खुल चुका है। इस पार या उस पार वक्त आ चुका है। अब
वह किस तरह से तैयारी करते हैं और केंद्र सरकार को कैसे मनवाते हैं, केंद्र सरकार किन मुद्दों पे बंगाल राज्य सरकार के साथ बात करती है, उनकी दलीलें सुनती है और फैसला सुनाती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। गोरखालैंड हर व्यक्ति की चाहना है। गोरखालैंड एकमात्र हम लोगों को समाधान नजर आता है, लेकिन इस समाधान को केवल हम अपने तक सीमित रखकर या केवल उसका विरोध करके कि यह गोरखालैंड नहीं दे रहे, वो गोरखालैंड नहीं दे रहे हैं, यह कहना तर्कसंगत नहीं है। उस दरवाजे जो खुल चुका है, जो दरवाजा, उसके पार जाने का मादा पैदा करने की जरूरत है। साथ ही साथ जो गोरखा प्रतिनिधिमंडल है और राजू बिष्ट जो सांसद है, उनको यहाँ पर यह भी समझने की आवश्यकता है कि एकला चलो यह नीति अब बहुत ही घातक हो सकती है, क्योंकि वार्ता में बहुत ही बड़े दिग्गज ब्यूरोक्रेट आएंगे। ब्यूरोक्रेसी किस तरह मुद्दों को विषयांतरण कर देती है, यह सभी को मालूम है। एक बड़ी चुनौती है कि सबके विश्वास को जीतना। उनके लिए बड़ी चुनौती ये भी है कि सभी के मन में जो सवाल है, उस सवाल को गृह मंत्री के समक्ष पहुंचाना। देखिए, वार्ता कई दौर में होगी। एक ही दिन में बहुत कुछ नहीं हो जाता। एक ही दिन में गोरखालैंड प्राप्त भी नहीं हो सकता। इस पूरे वार्ता के दौरान जो सबसे अच्छी पॉजिटिव जो चीज मैंने देखी, यहाँ पे गृह मंत्रालय का इस पूरे मुद्दे को गंभीरता से लेना, बड़े उनकी प्रशासनिक सेक्रेटरी लेवल के लोगों को मीटिंग में शामिल करना, साथ ही साथ गृह मंत्री का यह भी कहना कि इस मुद्दे पर गोरखाओं को जो उनकी चाहना है उस तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की केंद्र सरकार करेगी। यहाँ पे आपको एक संक्षिप्त सा, एक छोटा सा और चीज जोड़ना चाहूंगा अंत में। हम जितनी भी बुराई कर ले किसी भी विषय का, लेकिन दार्जिलिंग पहाड़ का इतिहास भी देखने की जरूरत है। सुहास घिसिंग, उसके बाद भीमल गुरुंग, उसके बाद अनित थापा, बिनोय तामांग का दौर आया। हमने अभी तक क्या प्राप्त किया, किस तरह गृह मंत्रालय ने हमको ट्रीट किया, यह तो आपको अच्छी तरह से मालूम है। एक दौर था जब सुभाष घिसिंग, मैं यहाँ पे दिल्ली में काफी घूमा, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया भी गया। सुभाष घिसिंग ने जो एक ओरा और जो एक सेंटर और स्टेट को साथ रख के दार्जिलिंग के लिए जो काम किया, यहाँ पे अभी भी लोग सुभाष घिसिंग का नाम जानते हैं। कहाँ से आए, किस मुद्दे के लिए लड़े, वो अच्छी तरह से जानते हैं। साथ ही साथ बिमल गुरुंग भी एक जाना पहचाना चेहरा है, सब लोग जानते हैं। लेकिन साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि जो बिमल गुरुंग इस पूरे मुद्दे को एक प्रोमिनेंट एक सिचुएशन में थे, वह न जाने क्यों उस मुद्दे की प्राप्ति तक नहीं पहुंच पाए। हो सकते हैं उसमें तमाम तरह की चीजें होंगी। साथ ही साथ बिनोय तामांग और अनित थापा का दौर भी देखा पहाड़ में, जिनका स्पष्ट कहना था हमें गोरखालैंड चाहिए ही नहीं, हम यही गोरखालैंड बनाएंगे। तमाम तरह के विकल्प आपने देखे, तमाम तरह की पार्टी की जो राजनीति है इस समय चरम पे है। साथ ही साथ जो इस बार वार्ता में जो प्रमुख जो बिंदु रहे, जो मैंने आपको बताया कि एक दरवाजा खुला है, एक एहसास है हमें कि इस दरवाजे के पार हमारे लिए मौका है, मौके को गंवाना नहीं है। लेकिन क्या जो भी इस प्रोग्राम को देख रहा है, अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि क्या आप भी वाकई इस बार वो दरवाजे के पार जाने का हसरत रखते हैं। उस दरवाजे के पार न केवल राजू बिष्ट जाएंगे, न केवल गोरखा प्रतिनिधि मंडल एवं अन्य लोग जाएंगे, बल्कि प्रत्येक गोरखा की बातें भी वहां पे जानी चाहिए। इसके लिए हमें एकता दिखानी होगी, इसके लिए हमें एकजुट रहना पड़ेगा। देखिए, मैं पत्रकारिता वाली चीजें आपके सामने बिल्कुल नहीं करता। जो भी काम करता हूं सकारात्मक पहलुओं और उनकी बिंदुओं पे काम करता हूं। गोरखा समाज को प्राउड फील करूं, उसके लिए काम करता हूं। यह राजनीति तो देखो, राजनीति से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका काम है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसी बात से मैं यहाँ से विदा लेता हूं। गोरखा समस्या के समाधान के लिए दरवाजे के उस पार जाने की लगातार हम भी कोशिशें करते रहेंगे। देखते रहिए वीर गोरखा वेब टीवी। साथ ही साथ आप सभी को बड़ा दशई और चाड़ की शुभकामनाएं। अंत में एक अपील,
आप सभी से अपील है कि वीर गोरखा वेब टीवी आपकी आवाज़ है। देश भर में कहीं पे भी किसी भी प्रकार के मुद्दे होते वो आप तक लगातार पहुंचाने के लिए, आपको प्राउड फील करने के लिए, और आप इस देश में एक भूभाग में अकेले नहीं है। इस देश में 1.5 करोड़ गोरखाली है। उस एकमेव वाक्य को एक सूत्र में पिरोने के लिए लगातार काम करता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि संचालन के लिए वीर गोरखा वेब टीवी को आप अपना सहयोग कर सकते हैं। जितना भी सहयोग होगा वीर गोरखा वेब टीवी को उस सहयोग से अपने काम को और अधिक बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। आप मेरे दिए गए नीचे आप देख सकते हैं कि मेरा गूगल पे नंबर, पेटीएम नंबर दिया है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने बैंकिंग की डिटेल्स भी डाली है, जिसमें जाके आप अगर वीर गोरखा वेब टीवी के कामों से सहमत है तो वहाँ पर जाके संचालन के लिए मदद कर सकते हैं। मेरी खबरों को शेयर करें, लाइक करें। यह खबर मेरी नहीं, वीर गोरखा की नहीं, आप सभी की खबर है। नमस्ते, जय हिंद, जय गोरखा।